हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसपी प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज है 25 दिसंबर। तो चलिए, आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं, आज क्रिसमस डे भी है, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है तथा उसके साथ ही साथ सुशासन दिवस, उनके जन्म दिवस के दिन पर सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो आज ही के दिन है वो। तो यहाँ पर हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे कि डीआरडीओ ने किस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया है। जी हाँ, डीआरडीओ ने किस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी और ब्रह्मोस, ऑप्शन नंबर सी आकाश, ऑप्शन नंबर डी त्रिशूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आकाश। जी हाँ, डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग, अगले स्लाइड पे देखेंगे। भारत ने अपनी रक्षा तैयारी को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए हैं। इन सफल परीक्षणों से आधुनिक स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आकाश एनजी मिसाइल मौजूदा आकाश वायु रक्षा प्रणाली का उन्नत संस्करण है। इससे दुश्मन के विमान, ड्रोनों, अन्य खतरों से ऊंचाई और दूरी की विस्तृत श्रृंखला में बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आकाश एनजी में स्वदेशी आर सीकर सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया कि हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पर मंजूरी दे दी है और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के दूसरे सवाल पे। तो आज का दूसरा सवाल जो कि पुरस्कारों से संबंधित है, हम लोग देखेंगे। तो आज का दूसरा सवाल है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वितरित किया। जी हाँ, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वितरण किए गए। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वितरित किया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 23 दिसंबर 2025 को प्रदान किया गया। इसे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया। 4 श्रेणियों में कुल मिलाकर 24 पुरस्कार दिए गए। जी हाँ, 4 श्रेणियों में कुल मिलाकर 24 पुरस्कार दिए गए। जो 4 श्रेणियाँ निम्न हैं, जिसमें विज्ञान रत्न हो गया, विज्ञान श्री हो गया, विज्ञान युवा हो गया, विज्ञान टीम हो गया। विज्ञान रत्न पुरस्कार से जयंत विष्णु नार्लिकर को, जी हाँ, जिनका भी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी, मरणोपरांत प्रदान किया गया। वही अरोमा टीम मिशन CSIR ने विज्ञान टीम पुरस्कार जीता। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है हमारे जयंत विष्णु नार्लिकर जी को मिला तथा मरणोपरांत मिला। वही अरोमा टीम मिशन CSIR ने विज्ञान टीम पुरस्कार जीता है। विज्ञान युवा को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी कहते हैं। जी हाँ, इन पुरस्कारों में कृषि, परमाणु ऊर्जा, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, भौतिक, पर्यावरण विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो इतने विषयों में यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है और कुल मिलाकर 24 पुरस्कार दिए गए 4 श्रेणियों में, जिसमें विज्ञान रत्न हो गया आपका, विज्ञान श्री हो गया, विज्ञान युवा हो गया और विज्ञान टीम हो गया। तो विज्ञान टीम में आपका अरोमा टीम मिशन CSIR को मिला तथा विज्ञान रत्न जो है ये जयंत विष्णु नार्लिकर जी को मिला। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और 23 दिसंबर को आप राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की जयंती में, आप लोग जानते हैं, जो कि हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री भी थे और एक भी दिन सदन में न जाने वाले प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनसे 23 दिसंबर से संबंधित स्टैटिक GK। तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे। आज का तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे। तीसरा सवाल है कि पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है। जी हाँ, हाल ही में एक पोत का निर्माण किया गया जो कि प्रदूषण नियंत्रण मुक्त है। तो आइए वहाँ पे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए समुद्रयान, ऑप्शन नंबर बी समुद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर सी समुद्र सागर, ऑप्शन नंबर डी सागरमाथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्र प्रताप। जी हाँ, पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रताप है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग अगले स्लाइड पर देखेंगे।
भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पहुंच समुद्र प्रताप शामिल कर लिया। जी हाँ, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप शामिल कर लिया है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी रूप से किया गया है। यह अत्यधिक प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन और सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है। ICG PCB में पहली बार डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम और वापस लेने योग्य स्टर्न थ्रस्टर जैसी विशेषताएं मौजूद हैं। यह समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए 30 मिमी CRN 91 तोप तथा एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस 2 12.7 मिमी स्थिर रिमोट नियंत्रित बंदूकें की विशेषताएं हैं। इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री लगी है जो कि आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करती हैं तथा समुद्री नियंत्रण, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, समुद्री जोखिम नियंत्रण और EEZ संरक्षण को भी मजबूत करेगा ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है समुद्र प्रताप शामिल कर लिया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका क्या नाम है, समुद्र प्रताप पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत। ये फैक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। और भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जानते हैं, इसके हेड जो है परमेश शिव मणि जी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और यह स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। तो इतना फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे सवाल पे। चौथा सवाल देखेंगे आज का करंट अफेयर का चौथा सवाल, किस INS को 4 दशकों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस INS को 4 दशकों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए INS तारागिरी, ऑप्शन नंबर बी INS सिंधु घोष, ऑप्शन नंबर सी INS कलवरी, ऑप्शन नंबर डी INS विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर होगा INS सिंधु घोष। जी हाँ, INS सिंधु घोष को 4 दशकों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, अगले स्लाइड पे देखेंगे सिंधु घोष के बारे में। भारतीय नौसेना ने 19 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से INS सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया है, जो 4 दशकों से गौरवशाली सफर का अंत था। INS सिंधु घोष को 1985 में सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों की प्रमुख पनडुब्बी के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। सिंधु में पूर्व कमांडर चालक सदस्य के दिग्गजों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में पूर्व कमांडर चालक दल के सदस्यों दिग्गजों को सम्मानित किया गया तथा इसकी सेवानिवृत्ति होना आधुनिक और स्वदेशी पनडुब्बी प्लेटफार्मों की ओर कदम का प्रतीक है। जी हाँ, इसका जो सेवानिवृत्त है यह आधुनिक और स्वदेशी पनडुब्बी प्लेटफार्मों की ओर एक प्रतीक भी कहा जा रहा है इसे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि भारतीय नौसेना ने 19 दिसंबर को 2025 को INS सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया गया है, जो कि 40 दशकों से 40 सालों से अपनी सेवा दे रहा था। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए। बाकी प्रोजेक्ट 17 के तहत भी कुछ INS हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कलवरी हो गया, बेला हो गया, करंज हो गया, खांडेरी हो गया, वागीर हो गया, बागशीर हो गया। तो 6 यहाँ पर INS हैं जो प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बाकी भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को, इसे आप लोग जानते होंगे। 4 दिसंबर को इसकी स्थापना दिवस इसका नौसेना दिवस मनाया जाता है। और नौसेना के जो हेड हैं हमारे दिनेश त्रिपाठी जी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जी हाँ, नौसेना के जो हेड हैं, इसका जो दिवस है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसके हेड जो हैं दिनेश त्रिपाठी जी हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग ने चौथा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे फिर अगले फैक्ट पे। अगला करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। अगला है कि भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कमीशन किया। जी हाँ, आज हमारे एग्ज़ाम में हमारी क्लास में जो युद्धपोत से संबंधित, पनडुब्बी से संबंधित कई सवाल हो गए, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो सबके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बना ले ये आप नहीं तय कर सकते, तो इसलिए पढ़ना सबको ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसलिए हमने सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय नौसेना ने 22 दिसंबर को चेन्नई में 8 ASW सैलो वाटर क्राफ्ट के तीसरे अंजदीप को कमीशन किया है। गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा L&T शिपयार्ड के साथ स्वदेशी रूप से निर्मित 77 मीटर लंबा यह नौसेना का सबसे बड़ा वाटर जेट युद्धपोत है। हल्के टारपीडो ASW रॉकेट, सैलो वाटर सोनार से लैस यह पनडुब्बी रोधी तटीय निगरानी और माइन बिछाने की क्षमताओं को बढ़ाता है। तो यह भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत ही आधुनिक
पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है अंजदीप को कमीशन किया गया है, जिसमें इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड LNT शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है। यह 77 मीटर लंबा है और यह नौसेना का सबसे बड़ा वाटर जेट युद्धपोत है। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, नौसेना का सबसे बड़ा वाटर जेट युद्धपोत है, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। यह बहुत अंजदीप, जी हाँ अंजदीप। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि कश्मीर का सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला। जी हाँ, यहाँ पर चिल्लई होगा, आप लोग पढ़ लिए। चिल्लई कला की शुरुआत हुई। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि कश्मीर में शीत युद्ध का सबसे ठंडा चरण चिल्लई कला होता है। जी हाँ, वहाँ जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में, उसका जो सबसे ठंडा चरण होता है चिल्लई कला होता है। यह 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक 40 दिनों तक चलता है। चिल्लई कला के बाद चिल्लई खुर्द आता है, जो कि 20 दिनों के 20 दिनों के लगभग होता है चिल्लई खुर्द। अंतिम चरण में चिल्लई बच्छा आता है, जो 10 दिनों की हल्की ठंड है। चिल्लई कला के दौरान भारी हिमपात से ऊंचे इलाकों में स्थित जलाशयों में जल भर जाता है। तो कश्मीर में जो ठंड का समय होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो सबसे ज़्यादा ठंड का समय होता है उसे चिल्लई कला कहा जाता है, जो कि 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक लगभग 40 दिनों तक चलता है। उसके बाद चिल्लई खुर्द आता है, जो कि 20 दिनों तक चलता है। फिर उसके बाद अंतिम चरण में चिल्लई बच्छा आता है, जो कि 10 दिनों तक हल्की ठंड जब होती है तब ये चलता है। तो यहाँ पर 3 चरणों में जो ठंड की चरण होते हैं 3 चरणों में देखा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और कश्मीर आप लोग जानती हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर के फैक्ट पे। वन लाइनर में हम लोग देखेंगे, वन लाइनर में आज हमने 6 सवाल रखे हैं और वन लाइनर के फैक्ट भी क्लियर करेंगे यहाँ पर। पहला सवाल है वन लाइनर का कि फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जी हाँ, फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसे रवि डीसी को। जी हाँ, रवि डीसी जी को फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अगला देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में 0 से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित हो रहा है, तो यह इंदौर में हो रहा है। जी हाँ, सबसे स्वच्छ शहर लगातार 8 बार, सबसे इंदौर मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में 0 से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये इंदौर में हो रहा है। फिर अगला देखेंगे कि विशाखापट्टनम में पेशा महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो यह पंचायती राज और जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। पेशा एक्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं यह 1996 में आया और इसका कार्य जो है पंचायतों में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार जो होता है वह इसका काम है। और यह दिलीप सिंह धुरिया समिति की सिफारिश पर आया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दिलीप सिंह धुरिया, पेशा एक्ट जो है दिलीप सिंह धुरिया समिति की सिफारिश पर आया था और 1996 में यह एक्ट आया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे कि किस राज्य ने अपने 100 दिन के रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया। जी हाँ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर BGG राम जी योजना कर दिया है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रहने वाली। उन्होंने भी अपने यहाँ के जो इसी नरेगा के तहत जो काम होता था, 100 दिन का रोजगार मिलता था, उस कर्मश्री नाम होता था, उसका नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया। जी हाँ, महात्मा गांधी के सम्मान में यह नाम उन्होंने किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि सबसे गरीब CM मानी जाती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे कि कौन सा देश अपने सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी करीबा को शुरू करेगा। जी हाँ, ये कौन सा देश अपने सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी करीबा को शुरू करेगा, तो यह जापान है। जी हाँ, जापान देश जो है अपने देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी करीबा को शुरू करेगा। फिर अगला देखेंगे किसने अंडर 40 वकील पुरस्कार 2025 जीता है। जी हाँ, किसने 40 अंडर 40 वकील पुरस्कार 2025 जीता है, तो यह अधिवक्ता शुभम अवस्थी जी ने जीता है। जी हाँ, अधिवक्ता शुभम अवस्थी जी ने। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन लाइनर के भी फैक्ट क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। आज हमने स्टैटिक जीके को शामिल किया है और आज की स्टैटिक जीके में, जैसा कि हम लोग स्टैटिक जीके में भारत के खनिज उत्पादन और भंडार पढ़ रहे थे, आज की स्टैटिक जीके में हमने मैंगनीज, जी हाँ, जैसे पहले हम बैक्साइट और लोहा एक्स के बारे में जान चुके हैं, आज हम मैंगनीज के बारे में जानेंगे। मैंगनीज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमारे एग्ज़ाम में सीधे क्रोनोलॉजी के रूप में या फन लाइनर के रूप में या एम्बुलेंस के रूप में या
कथन कार्य के रूप में पूछ लिया जाता है। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए और यह एकदम नवीनतम फैक्ट है, नवीनतम डाटा है जो कि मैंने लिया है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है मैंगनीज़ का मध्य प्रदेश में होता है, जो कि 33% उत्पादन करता है पूरे उत्पादन का। महाराष्ट्र में 25%, उड़ीसा में लगभग 18%। तो यह क्रम है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। भंडार में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। तो ये हो गया हमारा सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। भंडार में पहले कर्नाटक, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। फिर आइए हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश वहाँ कुछ प्रदेशों में जहाँ जहाँ मैंगनीज़ का उत्पादन होता है वहाँ के क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो मध्य प्रदेश में जो है हमारे छिंदवाड़ा और बालाघाट में मैंगनीज़ का उत्पादन होता है। उड़ीसा में हमारे कालाहांडी, केओंझर और सुंदरगढ़ में होता है। महाराष्ट्र में हमारा नागपुर, रत्नागिरी, भंडारा में होता है। झारखंड में हमारे पश्चिमी सिंहभूम में होता है। कर्नाटक में हमारा बेल्लारी, शिमोगा में होता है। तो ये हमारे जो 5-6 राज्य थे, यहाँ पे जो मैंगनीज़ का उत्पादन किन के क्षेत्रों में होता है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कर्नाटक में बेल्लारी, शिमोगा में, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में, महाराष्ट्र में नागपुर, रत्नागिरी, भंडारा में, उड़ीसा में कालाहांडी, केओंझर, सुंदरगढ़ में, उड़ीसा में छिंदवाड़ा और बालाघाट में। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे कि भारत दुनिया में शीर्ष मैंगनीज उत्पादक देशों में से एक है, जो चीन, गैबान, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद 5वें स्थान पर। जी हाँ, भारत मैंगनीज उत्पादन में 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, फिर गैबान है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का स्थान आता है। इसका प्रयोग इस्पात उद्योग और बैटरी के निर्माण में होता है। और भंडार की बात करें तो भंडार में जिम्बाब्वे के बाद भारत का स्थान दूसरा आता है, जो कि 430 मिलियन टन का भंडार इसके पास में रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि उत्पादन में इसका 5वां स्थान है तथा भंडार में दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि मैंगनीज उत्पादन के बारे में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, आज का लास्ट सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो कल पहले हम लोग जानेंगे, कल का आंसर हम लोग देखेंगे। कल हमने पूछा था कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन जी हैं। जी हाँ, टी वी सोमनाथन जी। पहले इसके राजीव गौबा थी, उनको हटाकर टी वी सोमनाथन जी को कैबिनेट सचिव बनाया गया है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने आज का सवाल रखा है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइए कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष का भी नाम आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे और उसका गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, इसका लाभ ले सकें। हमारी यह क्लास जो है आपको लेखपाल, होमगार्ड, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम उनके लिए, बाकी यूपी पीसीएस के लिए भी, एसएससी के लिए भी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो हमारी इस चैनल जीएस विद प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए। पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। पढ़ते रहिए आप लोग, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।